हेलो दोस्तों। अभी तक आपने जितने भी पेपर दिए हैं, आई बिलीव आपकी एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया रही होगी। कल ही मॉड्यूल 2 का पहला प्रैक्टिकल का पेपर दैट इज सीएमए का पेपर हो चुका है, और सीएमए का पेपर होने के बाद माय व्हाट्सएप वॉज फ्लडेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कुछ बच्चे बहुत ही खुश थे, कुछ बच्चे थोड़े से डर लग रहा था कि क्या अपन पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चे हाँ आई विल पास, बट जितना एक्सपेक्टेशन था उतना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसी सोच रख रहे थे। तो बस मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए, मुलाकात की जाए, सीएमए का पेपर आपका जो भी है थोड़ा उसके ऊपर चर्चा की जाए। डोंट वरी, ये वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी ऑफ द आंसर्स, हम आंसर्स डिस्कस करने नहीं वाले। हाँ ज़रूर कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, सर प्लीज़ आंसर्स बता दीजिएगा क्वेश्चंस के, तो आंसर्स का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आराम से आपका लास्ट पेपर जो एफएम का बाकी है वो दीजिएगा, उसकी भी स्ट्रैटेजीज इनफैक्ट ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके लिए 2 वीडियोस आएंगे जिसमें मैं सीएमए के एफएम के भी आंसर्स, ऑफ कोर्स मॉड्यूल 1 का जो टैक्स का पेपर आज है उसके भी आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले सीएमए के पेपर के बारे में जो आज का पेपर रहा है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बाद ऐसा पेपर देखने के लिए हमें मिलता है, तो जिन्होंने कल की एग्जामिनेशन दी है तो डेफिनेटली आपके पास बहुत हिम्मत होनी चाहिए कल का पेपर अटेम्प्ट करने की। नहीं तो शायद बहुत सारे बच्चों ने अपने क्लासरूम में अपने सेंटर्स पे देखा होगा कि आधे से ज़्यादा क्लास खाली हो गई होगी पहले 1-1.5 घंटे के बाद ही। तो दोस्तों कल का पेपर बिल्कुल उसी कुछ टाइप का था। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट था, कल का पेपर बहुत लॉजिकल था, सेंसिबल था। वहाँ पे जैसे कि हम क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं, ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होने ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, पहला 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रीड करने के बाद बच्चा डर जाता है और आगे के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ बच्चों को पहला ही क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XBRL। अब XBRL जो है वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें इसके फुल फॉर्म्स याद हो जाते हैं, लेकिन एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न उनको XBRL क्या होता है, बहुत सारे बच्चे थियरी ये या कहीं कोने में ये थियरी में एक स्टेटमेंट दिया होता है थियरी का कि जिसमें XBRL का फुल फॉर्म दिया होता है, इतना हम पढ़ते नहीं हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, डर जाते हैं। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जिन जिन बच्चों ने आज के पेपर में 60-70 नंबर का क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, यू कैन ईजिली पास। तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, यार 60-70 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट किया है तो मैं पास नहीं होऊंगा, आई विल फेल, आई विल फ्लंक। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल ऐसा ना सोचे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप अगर 60-70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपका 5-10 मार्क्स का ही या 5-10 क्वेश्चन ही आपके गलत हो जाते हैं। मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आप MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। तो यहाँ पे थियरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। थियरी पेपर में आपका 80-90 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट हो जाता है, तो 90 मार्क का अटेम्प्ट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग से रहता है। 90 का अटेम्प्ट किया तो 50 आराम से मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर्स में आपने सिर्फ 65 या 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया या 70 MCQs ही अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100, तो एक डर रहता है मन में, 70 ही अटेम्प्ट किए, मैं पास होऊंगा क्या? अरे ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो, आपने 60 का, इनफैक्ट प्रीवियस अटेम्प्ट के बच्चों का भी मैं एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके भी उनको 60+ मार्क्स आए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिस क्वेश्चंस के ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो वो क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करते नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग का सवाल खत्म हो जाता है। और अगर आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो उसमें से कम 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो पासिंग के बारे में बिल्कुल चिंता मत करें। सीएमए के पेपर में जिन्होंने 60 या 70 नंबर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो 100% 50+ मार्क्स लेके आने वाले हैं, निश्चिंत रहिएगा। अपने मन से, अपने दिल से जो भी डर है सीएमए का निकाल दीजिएगा। ओके, अब सीएमए की पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें थियरी क्वेश्चंस कितने थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने थे। तो तकरीबन 30 to 40 नंबर के बीच में रफली
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे और 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ, इनफैक्ट वो थियरी बेस्ड थे लेकिन प्योर थियरी नहीं था, उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी क्वेश्चंस थे। तो ऐसा ये पेपर रहा। इसमें कॉस्टिंग का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, ये कॉस्टिंग का पेपर बहुत ही बेहतरीन था, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंट्स के पेपर से आपको डरना था, अकाउंट्स का पेपर भी स्कोरिंग था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे आपने डिफिकल्टी फेस की होगी। अब वो क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगा, ठीक है, वो बाद में एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के पेपर में अगर आपने थोड़ा ध्यान दे के पढ़ा होगा तो आपको ये पेपर बहुत ही इजी गया होगा, यानी कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ा होगा तो ये पेपर काफ़ी इजी गया होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अभी एग्जामिनेशन से पहले भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझे, सर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओगे क्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओगे क्या जिसमें से हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो अगर आपने देखा होगा कि जो टॉपिक्स आपने ऑप्शन में रखे हैं उन्हीं टॉपिक्स में से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो हमेशा मैं ये आपको बताते रहता हूं कि प्रिपरेशन करते वक्त कुछ भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। तो कृपया करके, ठीक है, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है या जो लोग आगे एग्जामिनेशन देने वाले हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं छोड़ना है। जैसे कि ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस टॉपिक से भी पूछे गए थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और वर्किंग कैपिटल से, और भर भर के कंपनी लॉ का थियरी पूछा गया था। तो जनरली जो बच्चे डायरेक्टली मॉड्यूल 2 में आते हैं उनको यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ती है। मैं हमेशा जब भी एग्जीक्यूटिव के लिए बच्चा एनरोल करता है उस वक्त मैं उनको बताता हूँ कि पहले मॉड्यूल 1 कीजिए, बाद में ही मॉड्यूल 2 कीजिए। डायरेक्टली मॉड्यूल 2 करने वालों आपकी वाट लग जाती है। क्यों वाट लगती है, ये पेपर देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। इसमें मैक्सिमम प्रोविजन कंपनीज एक्ट की पूछी जाती है। अगर आपने मॉड्यूल 1 का कंपनी लॉ पढ़ा ही नहीं है, कंपनीज एक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी थियरी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपनी लॉ बेस्ड थियरी है। तो अकाउंट्स की कितनी भी आप थियरी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको कंपनी लॉ की थियरी नहीं आ रही है तो यू विल फाइंड अ बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस पेपर। तो ये पेपर के बाद सर हमने एफएम के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए वो बता दीजिएगा। तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर देखने के बाद मुझे लगता है कि एफएम का पेपर भी कुछ इसी प्रकार से आ सकता है। तो एफएम के पेपर के लिए तैयार रहिएगा। जो एफएम में पार्ट 2 है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो बहुत बेहतरीन कीजिएगा, वहां पे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है, उसमें भी प्रैक्टिकल्स और थियरी दोनों भी अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों का ये भी स्ट्रैटेजी होता है, पूरा थियरी के ऊपर फोकस करते हैं, और थियरी के जो एमसीक्यूज है, थियरी बेस्ड एमसीक्यूज जानबूझ के इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट पूछ लेती है। जैसे सीएमए के पेपर में हुआ, कुछ बच्चों ने केवल थियरी प्रिपेयर करके गए थे, प्रैक्टिकल्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, और थियरी के एमसीक्यूज बहुत ही जबरदस्त टाइप के पूछे हैं। और थियरी के एमसीक्यूज अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपके पास कुछ तो बैकअप होना चाहिए। बैकअप के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रिवीजन करते वक्त, एफएम का रिवीजन करते वक्त प्रैक्टिकल थियरी दोनों का रिवीजन कीजिएगा। दोनों में से बस किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट रह के अगर आप पेपर दोगे तो आप फंस सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की रिस्क ना ले। पूरा 100 मार्क्स का एमसीक्यू का पेपर अटेम्प्ट नहीं होता तो भी चलेगा, वो थियरी पेपर्स में ठीक है। थियरी पेपर्स में आप 100 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में ये गलती ना करे। आपने 70 मार्क्स का भी एकदम ईमानदारी से पेपर अटेम्प्ट किया तो आपको अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एफएम के पेपर के लिए स्ट्रेटेजी है। एसएम अच्छे से करना है, एफएम का थियरी प्रैक्टिकल दोनों भी देख के जाना है। कोई भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। छोटा सा छोटा टॉपिक वो डिविडेंड पॉलिसी का क्यों ना हो, वो भी टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। सो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। और डिटेल्ड एमसीक्यूज के साथ हम जरूर आएंगे। बस आपकी एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म हो जाती है तो वैसे ये पेपर जो है सीएमए का हो, आपका एफएम का पेपर हो, टैक्स का पेपर हो, ये पूरा का पूरा हम सॉल्व करेंगे। लास्ट थिंग, पैनिक मत होना। जिन बच्चों को पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट गया है, टफ गया है, ठीक है, सो पैनिक मत होना। नहीं तो कई सारे बच्चे क्या होता है, ये एक पेपर देने के बाद आगे पेपर ही नहीं देते, पेपर छोड़ देते हैं, और बाद में पता चलता है कि सीएमए के पेपर में तो 58 या 60 मार्क्स आए हैं, 65 मार्क्स आए हैं,
और फाइनल का वो एफएम का पेपर नहीं दिया इसलिए इसका एग्जाम्शन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, हताश ना होना, अच्छे से पेपर लिखना। विश यू गुड लक, और कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको एफएम के पेपर के लिए तो प्लीज फील फ्री टू पिंग मी। थैंक यू वेरी मच।